गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आपका अपने इस चैनल एमडीलो क्लासेस में। देखो, लास्ट क्लास में हमने बीएनएस के दो सेक्शन को फोकस किया था, 179 एंड 180। देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है इस चैप्टर 13 में। बहुत सारे, मतलब ऐसे मान लो हर एक सेक्शन अपने आप में कभी 2 नंबर का मेंस का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो कभी 15 नंबर का, कभी 20 नंबर का। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम जुडिशरी की, एपीओ की, जेएलओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप अपनी पुलिस फील्ड में भी अगर बीएनएसएस की तैयारी कर रहे हो, तो ये चीजें आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन ही रहे हैं, मेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो साथ के साथ चीजों को नोट करते रहो और साथ के साथ चीजें हाईलाइट करते रहो। जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जो चीजें मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, उसका प्रॉपर एक डायग्राम भी बता दो, जिसमें मैं आपको पहले भी क्लासेस में समझा चुकी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशन। देखो, सेक्शन 181 वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जब आप पुलिस को कोई स्टेटमेंट कर रहे हो, तो पुलिस उन स्टेटमेंट को लिखेगी, कब उन स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे और कब हम स्टेटमेंट को यूज नहीं करेंगे। अब जैसे क्या होता है कई बार कि पुलिस के द्वारा कई बार मारपीट करवा के भी किसी जुर्म को स्वीकार करवाया जाता है, तो क्या इस जुर्म को स्वीकार करना उस अपराधी को पनिशमेंट तक पहुंचाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जब भी कोई व्यक्ति पुलिस के डर से अगर कोई स्टेटमेंट करता है, कोई कन्फेशन करता है, तब उस स्टेटमेंट को आप जज के सामने चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि पुलिस से किए गए कन्फेशन, पुलिस से किए गए स्टेटमेंट की कोई वैलिडेशन होती ही नहीं है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं डरना कि हमने पुलिस से स्टेटमेंट कर दिए हैं तो अब हमें पनिशमेंट मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो, कई बार ये होता है कि हम सिर्फ डर की वजह से किसी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्चुअल में हमारा उससे कोई कनेक्शन ही नहीं होता। तो जब भी आपको कोर्ट के सामने ले जाया जाए, तो आप अपने स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हो। आप जो रियल बात है वो मैजिस्ट्रेट को बताओ, क्योंकि पुलिस से किए गए स्टेटमेंट की कोई भी उपयोगिता होती नहीं है, ना तो उसे उपयोग किया जाता है और ना ही मैजिस्ट्रेट उस बात पे ट्रस्ट करता है। ये चीज हमारे कानून में लिखी गई है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। अब देखो, सेक्शन 181 कहते हैं स्टेटमेंट्स टू पुलिस। अब हम क्या कर रहे हैं? पुलिस को स्टेटमेंट कर रहे हैं एंड यूज देयर ऑफ। अब क्या किया जाएगा, क्या उसका उपयोग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो हमें ये सेक्शन बता रहा है। ध्यान से सुनते जाना, जो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ उन पे अंडरलाइन करते जाना। कि इस चैप्टर के तहत जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को किया गया कोई भी बयान यदि रिटन में दिया गया है, तो इसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा सिग्नेचर नहीं किया जाएगा। देखो, जब भी कोई स्टेटमेंट आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कर रहे हो, तो आपको सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। और न ही ऐसा कोई बयान या उसका कोई रिकॉर्ड, चाहे पुलिस डायरी में हो या नहीं, भले उसने पुलिस में अपनी डायरी में लिखा हो या नहीं लिखा हो, या ऐसे बयान या रिकॉर्ड का कोई भी हिस्सा इन्वेस्टिगेशन के तहत किसी भी अपराध के संबंध में, किसी भी जांच या विचारण में इसके बाद प्रदान किए गए को छोड़कर किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं किया जाएगा। जो चीज मैं आपको बता रही हूँ वो कानून हमें बता रहा है कि पुलिस को आप चाहे कोई भी स्टेटमेंट कर दो, पुलिस की डायरी में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, मैजिस्ट्रेट को, कोर्ट को इससे कोई लेना देना नहीं है। उस स्टेटमेंट को यूज ही नहीं किया जाएगा, उपयोग नहीं किया जाएगा उस समय जब ऐसा बयान दिया गया था। तो सब सेक्शन 1 में आप सिंपल लिख सकते हो, पुलिस से किए गए बयान को उपयोग में नहीं लिया जाएगा। कि नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। कब कर रहे हो? इन्वेस्टिगेशन के दौरान कर रहे हो, अंडर दिस चैप्टर, शेल इफ रिड्यूस टू राइटिंग बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, नor shall any such statement or record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record be used for any purpose save as hereinafter provided at any inquiry or trial in respect of any offense under this investigation at the time when such a statement was made। तो उस स्टेटमेंट को
जो आपने पुलिस से की है उसको उपयोग में नहीं लिया जाएगा। कब? जब हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कर रहे हैं, और ना ही उन स्टेटमेंट्स पे सिग्नेचर करने की जरूरत है। भले ही पुलिस ने उसे डायरी में लिखा हो, अपनी डायरी में नहीं लिखा हो, इससे कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ इस बात पे फोकस कीजिए कि जब भी पुलिस से स्टेटमेंट होंगे उसको एज अ एविडेंस यूज नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रोवाइडेड। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कि जब किसी गवाह को किसी जांच या विचारण में अभियोजन के लिए बुलाया जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है? जब भी कोई विटनेस है जिसने कोई बात कही है पुलिस को, अगर उसे हम जांच और ट्रायल में प्रोसिक्यूशन के सामने बुला रहे हैं, जिसका बयान पूर्वोक्त रूप में, लिखित रूप में दिया गया है, जिसने अपना बयान ऑलरेडी रिटन में दिया है, तो उसके बयान का कोई भी हिस्सा यदि विधिवत साबित हो तो आरोपी द्वारा और अदालत की अनुमति से यूज किया जा सकता है। देखो, जब आपने कोई स्टेटमेंट पुलिस को की है और प्रोसिक्यूशन उस बात को प्रूफ कर रहा है, देन कोर्ट की परमिशन से हम उसे यूज कर सकते हैं। पहले में क्या कहा हमें कि आगे लिखे प्रोविजन को छोड़ के पुलिस से जो स्टेटमेंट कर रहे हैं उसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर उस विटनेस की कोई बात प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने प्रूव कर दी है जो उसने पुलिस से कही थी, देन कोर्ट की परमिशन से हम उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा एविडेंस एक्ट की कोई धारा 148 द्वारा प्रदान किए गए तरीकों से गवाह का खंडन किया जा सकता है, और ऐसे बयान के किसी भी भाग का यूज इस प्रकार किया जाता है तो उसके किसी भी भाग का उपयोग ऐसे गवाह की पुनः परीक्षा में भी किया जा सकता है। अब उसी विटनेस की बातों को हम कब यूज कर सकते हैं? री एग्जामिनेशन में, पुनः परीक्षा में भी यूज कर सकते हैं, केवल उनकी किसी जिरा से संदर्भित किसी मैटर को समझाने के उद्देश्य से। कब? जब वो मैटर नहीं सुलझ रहा है, उस मैटर को सुलझाने के उद्देश्य से हम क्या कर सकते हैं? उस बात को री एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट सबसेक्शन और परंतु दोनों साथ में समझना है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि पुलिस से जो स्टेटमेंट किए उनको हम आगे कोर्ट में जांच और विचारण में यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर उस बात को प्रोसिक्यूशन ने एज एविडेंस दे के उसे प्रूव कर दिया है, देन कोर्ट की परमिशन से हम उस बात को भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात करता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है। इस धारा की कोई भी बात एविडेंस एक्ट की धारा 26 के खंड 1 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले किसी भी कथन पर लागू नहीं होगा। देखो, अगर कोई डाइन डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन की कोई बात की गई है, उस बात को ध्यान में रखते हुए बाकी की जो चीजें हम लास्ट में पढ़ के आए हैं वहां पर ये लागू नहीं होती, इस पर अपना इफेक्ट नहीं डालती। तो आप सिंपल ये चीज बोल सकते हो 181 का सबसेक्शन 1 बीएसए के सेक्शन 26 पर लागू नहीं होता है, या उसी अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करता है। तो दो चीजें याद रख लो कि 26 बीएसए का और 23 ये क्या है? इस 181 पर एप्लीकेबल नहीं होता, ये अपनी बात करता है और वो अपनी बात करता है। नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to apply any statement falling within the provision to clause A of section 26 of BSA or to affect the provisions of this proviso to subsection 2 of the section 23 of that अधिनियम। तो सेक्शन 23 और 26 पर ये सेक्शन अपना इफेक्ट नहीं डालेगा। देन बात करते हैं सेक्शन 182। देखो 181 वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी पुलिस के सामने कोई विटनेस आता है तो उसके स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, उस स्टेटमेंट को हम कब यूज कर सकते हैं और कब यूज नहीं कर सकते। अब देखो 182 बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जब भी पुलिस के सामने कोई विटनेस आएगा, कोई व्यक्ति आएगा, तो पुलिस उसको कोई इंड्यूसमेंट नहीं देगा, कोई भी उत्प्रेरणा नहीं देगा। देखो एक वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्प्रेरणा का मतलब होता है डराना, धमकाना, प्रेशराइज करना कि कोई बात प्रूफ की जाए या किसी बात को स्वीकार किया जाए। तो इस तरीके का डराना धमकाना नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। कि नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, किसी तरीके की कोई उत्प्रेरणा, डराना, धमकाना नहीं किया जाएगा कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई अथॉरिटी, अन्य व्यक्ति बीएसए की धारा 22 में उल्लेखित किसी भी तहत प्रलोभन,
धमकी या वादे की पेशकश नहीं करेगा या पेशकश या करवाने का कारण नहीं बनेगा। क्लियर कर दिया कि पुलिस किसी तरीके का थ्रेट नहीं करेगा, किसी तरीके की धमकी नहीं देगा, ना ही किसी विटनेस को डराएगा, ना ही किसी विटनेस को धमकाएगा और ना ही उसे किसी प्रकार की लालच देगा। प्रलोभन का मतलब किसी तरीके की लालच पुलिस ऑफिसर के द्वारा नहीं की जाएगी। कि नो पुलिस ऑफिसर or other person in authority shall offer or make or cause to be offered or made any such inducement, threat or promise as it mentioned in BSA section 22। बीएसए का सेक्शन 22 हमें ये क्लियर कर देता है कि पुलिस किसी तरीके की उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा। और इसी चीज को यहाँ पर भी क्लियर कर दिया कि बीएसए का जो सेक्शन 22 कह रहा है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। पुलिस ऑफिसर इस तरीके का कोई काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहते हैं लेकिन कोई भी पुलिस ऑफिसर या अन्य व्यक्ति किसी भी सावधानी से या अन्यथा किसी भी व्यक्ति को इस चैप्टर के तहत इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी बयान देने से नहीं रोकेगा जिसे वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से दे रहा है। देखो पहले तो हमें ये कह दिया कि पुलिस किसी भी तरीके का कोई इंड्यूसमेंट नहीं करेगा, ना ही प्रलोभन, ना धमकी, ना किसी वादे की पेशकश करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी ऑन डिजायर से, अपनी इच्छा से किसी बात को स्वीकार करता है तो पुलिस उस चीज को भी नहीं रोकेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई जुर्म स्वीकार कर भी रहा है तो पुलिस उस चीज को नहीं रोकेगा, वो व्यक्ति कर सकता है। कि बट नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन shall prevent by any caution or otherwise any person from making in the course of any investigation under this chapter any statement which he may be disposed to make of his own free will। तो वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से क्या कर सकता है, कोई बात कह सकते हैं, उस बात को पुलिस नहीं रोकेगी। तो दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर बीएसए का सेक्शन 22 भी डिस्कस किया गया है। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जाओ, पीड क्लास खत्म होती बीएसए का सेक्शन 22 भी देखो, बीएसए का सेक्शन 23 भी देखो और बीएसए का सेक्शन 148 और सेक्शन 26 का क्लोज 1 भी देखो, क्लोज ए भी देखो जो डाइन डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। क्योंकि 26 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट करके मर गया है, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने के लिए कैपेबल नहीं है या उसे हम कोर्ट में नहीं बुला सकते क्योंकि बहुत खर्चा हो जाएगा, तो उस व्यक्ति के स्टेटमेंट जो उसने पहले किए हैं उसको हम यूज कर सकते हैं और उस स्टेटमेंट के बेस पे हम किसी व्यक्ति को पनिशमेंट भी दे सकते हैं। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि जो सेक्शंस यहाँ पे हमें बताए गए हैं वो सेक्शंस आप आगे भी जाके बेरेक्ट खोल के पढ़ो। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट चीजों का बता सकती हूँ, मैं अभी बेरेक्ट की चीजें साथ में नहीं ला सकती क्योंकि हमने वो चीज नहीं पढ़ी हुई है। लेकिन जब हम बीएस से पढ़ेंगे तो सेक्शन 22 के साथ हम इस चीज को जरूर डिस्कस करेंगे। जब हम कन्फेशन बीएनएसएस में पढ़ लेंगे तो हम बीएसए का कन्फेशन इसके साथ मैं आपको जरूर कोरिलेट करवाऊंगी क्योंकि उस टाइम पे हम बीएनएसएस पढ़ चुके हैं और अभी हम बीएसए नहीं पढ़े, तो इसलिए अभी मैं कोरिलेशन नहीं करवाऊंगी। लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक बार उन पे नजर डाल के आओ कि वो सेक्शंस एक्चुअल में है क्या। तो ये सारी चीजें जो हमने आज पढ़ी है वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हम एक सेक्शन पढ़ेंगे 183। अपने आप में 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है कि जब मैजिस्ट्रेट के सामने कोई व्यक्ति कन्फेस कर रहा है, अपना जुर्म स्वीकार कर रहा है, तो मैजिस्ट्रेट उस चीज को किस तरीके से नोट डाउन करेगा या उस कन्फेशन को लिखेगा भी या नहीं लिखेगा, कब वार्निंग देगा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि बलात्कार से पीड़ित व्यक्ति की मेडिकल एग्जामिनेशन, उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन जब भी किसी एक रेप के विक्टिम की होती है तो क्या क्या चीजें, क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, कौन एग्जामिनेशन करने को कहता है, कौन सा मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिनेशन करता है,
ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जो जो चीजें मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ उसको लिखते जाओ। और एक और बात, जो अपनी मेंबरशिप वाली क्लासेस चल रही है, अगर आपको लगता है कि मुझे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, तो आप 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। 59 रुपीज में आपको प्रेजेंट में 550 प्लस BNS के क्वेश्चन, 3 से 4 ऐसे मेंस के आंसर राइटिंग के क्लासेस और प्लस BNSS के लगभग 90 से 100 क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे। और टाइम टू टाइम आगे लेक्चर्स भी अपलोड होते रहेंगे। और इन फ्यूचर हम BSA के भी क्वेश्चंस करेंगे, और आगे आने वाले टाइम में हम मेंस के आंसर राइटिंग की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे इसी मेंबरशिप में। तो साथ के साथ आप वहां से भी प्रैक्टिस कीजिए, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि अभी इस नए साल में हम बहुत सारे स्टेट्स की वैकेंसीज जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से और APO JLO पॉइंट ऑफ व्यू से भी आने वाली है। तो अगर आप अपना प्रॉपर ध्यान रखेंगे तभी आप अपनी स्टडी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। बाकी आज के लिए धन्यवाद।